अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिका डाली हुई है। अब इसे लेकर कश्मीर के कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिलती है, जो लगातार इस पर जमकर बयानबाजी करते हैं। कल महबूबा मुफ्ती इस मामले पर कहती नजर आ रही थी और आज उमर अब्दुल्ला का भी बयान इस मामले में सामने आ चुका है। उमर अब्दुल्ला इस दौरान कहते नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट में 370 को निरस्त करने को चुनौती देने की याचिका पर उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, यह एक लंबी प्रक्रिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान था जहां पर कह रहे हैं कि जरूर इंसाफ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 के मामले में पूरी कोशिश की गई, बढ़िया वकील किए गए और उन्होंने अदालत में अपने तर्कों को बड़ी मजबूती के साथ भी रखा। इस बात की उम्मीद है कि न्यायाधीश उनके तर्कों से संतुष्ट होंगे। तो ये उनके द्वारा बयान दिया गया। वहीं उमर अब्दुल्ला ने शेरे कश्मीर को लेकर भी बयान दिया। नेहरू म्यूजियम का नाम बदले जाने पर भी प्रतिक्रिया अपनी साझा की है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। आप इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से मिटा नहीं सकते हो। आप अगर SKICC से शेर कश्मीर का नाम मिटाओगे या क्रिकेट स्टेडियम से मिटाओगे या अस्पताल से मिटाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे कल दूसरी हुकूमत आएगी, वो वापस लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना, शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं। उसके नाम को यहाँ से हटाने वाले जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहाँ के लोगों के दिलों पे छाया रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कहते नजर आए कि जैसे कि उन्होंने कहा कि इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से नहीं हटा सकते। आप शेर कश्मीर का नाम हटाओगे, क्रिकेट स्टेडियम से मिटाओगे, अस्पताल से हटाओगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लोगों के सामने सच्चाई को जिंदा कर दिया और अगर आज आप हो, कल आपके बाद जब हुकूमत बदलेगी, सत्ता में परिवर्तन आएगा, तो वो फिर वापस से वो नाम लगा देगी। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं, उसके नाम को हटाने वाले यहाँ से चले जाएंगे, मिट जाएंगे, उनका नामो निशान यहाँ नहीं रहेगा, उन्हें लोग यहाँ से हटा देंगे। ऐसा उमर अब्दुल्ला द्वारा बयान दिया गया है। तो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, घाटी की सच्चाई आज किसी से छुपी हुई नहीं है। शीला रशीद ने भी अब अपने ट्वीट में बताया है कि किस तरीके से बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। मोदी सरकार के वर्सेस यहाँ पर अगर देखेंगे कि आर्टिकल 370 हटा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले को रखे हुए हैं कि गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के जीतने के हाई चांसेस है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लगातार, क्योंकि उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है, मुद्दे से भटके हुए हैं, उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आज के वक्त में इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं। पहले महबूबा मुफ्ती जहर उगलती हैं, इसके बाद उमर अब्दुल्ला अपने द्वारा बयान देते नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि 370 के बाद चीजें खराब हो चुकी है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, माहौल खराब हुआ है। लेकिन शीला रशीद, जो कि मोदी सरकार की कट्टर आलोचक थी, उन्होंने भी ट्वीट करके बात स्पष्ट कर दिया। उन्होंने भी अपनी बातें पोस्ट के जरिए रखी और ये स्पष्ट कर दिया कि घाटी में काफी बदलाव हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ बदलाव हुआ है और इस बदलाव की वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गई है। बता दें आपको कि कल की बात है जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि भगवान कृष्ण की तरह भगवान कृष्ण का जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए आए, भगवान कृष्ण की तरह जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएगा, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कल कहा था। तो PDP की नेता महबूबा मुफ्ती ने भगवान राम और उनके रघुवंश का जिक्र करते हुए कहा था कि 1947 में भारतीय द्वारा जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों से किया गया था वादा कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत के लॉन में मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा है वो भारत के लोगों से संबंधित है। और क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या जो इस मुल्क के लोग हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, whether this country is going to run according to the constitution of this country
or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party. I know, मुझे मालूम है कि जो ruling party है वो सब कुछ कर, they are trying to do everything to justify their bizarre arguments. जैसे इन्होंने एक argument तो, because unfortunately there are loopholes in each and every legal system, और शायद that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jails because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, जिसको Supreme Court ने fortunately ignore कर दिया. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a Kashmiri Pandit Mohit Band here. So अगर situation वाकई improve हो गई है तो क्या वजह है जो कश्मीरी पंडित पिछले 30-35 साल से वहाँ पर रह रहे थे बहुत मुश्किल हालात में, despite the militancy being at the peak, they were able to survive that. आज पिछले 5 साल से न सिर्फ उनको टारगेट किया गया बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर छोड़ के भाग गए हैं. इनसे पूछिए अगर सिचुएशन अच्छी है तो मुझे ये बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को ये वापस बसाया इन्होंने, बल्कि जो लोग वहां थे वो वहां से भाग रहे हैं. बिकॉज दिस इज द रियल सिचुएशन. इट इज नॉट कश्मीर फाइल मूवी that they are promoting. This is the real situation in Kashmir that you can see. ये कहते हैं कि वहाँ जी हमने बहुत जो है मिलिटेंट्स की कमर तोड़ दी, टेररिस्ट की कमर तोड़ दी. But the point is, this is not their job. This is the job of the security forces and the army of this country. मिलिटेंट्स को मारना, उनके साथ डील करना, वो हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, and they have done a good job of it. Because for the last 35 years, यहाँ के आर्मी, यहाँ के security forces, they have laid down their precious lives to do their job. And that's why elections were possible in 96 onwards, because the security forces brought the situation under control. So the credit, why is BJP taking credit for it? And secondly, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि जी इन्होंने बंदूक उठा के लिया और कश्मीर में मिलिटेंट्स का मुकाबला किया. तो मुझे ये बताइए, क्या is this the reason that you have to give collective punishment to the people of Jammu and Kashmir to kill the militants? क्या मिलिटेंट्स को मारने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के कपड़े उतारने, उनकी डिग्निटी खत्म करना, उनके साथ जो वादे किए थे स्पेशल स्टेटस को खत्म करना, ये जरूरी है कि आप मिलिटेंटों को तो आर्मी मार रही है. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा इस देश को बहुसंख्यवाद पर नहीं चलाया जा सकता, यह देश संविधान के अनुसार चलेगा. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मुद्दा भारत के लोगों और 1947 में कश्मीर के मूल निवासियों से किए गए वादे से संबंधित है. मुफ्ती ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि देश के संस्थानों का क्या हुआ है. सौभाग्य से हमें अभी भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भरोसा है. मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि देश रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जा जाए पर वचन ना जाए के सिद्धांत पर विश्वास करता है. पीडीपी नेता ने यह भी कहा था कि मैं जो है उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो जय श्री राम के नाम पर हत्या करते हैं और जय श्री राम के नाम पर पीट कर मारने का काम करते हैं. मैं उन बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो रामचंद्र जी, उनके वचन रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए में विश्वास करते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि वचन आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण का सामना कर रहा है और ये आने वाले समय में इसका बेहतर एक विकल्प होगा. मुफ्ती ने यह भी कहा था कि यह शीर्ष अदालत और भारतीय नागरिकों को देखना है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा या किसी विशेष पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे के अनुसार. मुफ्ती ने यह भी कहा था कि वह संतुष्ट है कि अदालत ने केंद्र की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है. मुफ्ती ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में कई कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर हुए. मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उसने कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह सेना द्वारा किया गया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवाद खत्म करने के नाम पर केंद्र ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और ऐसा हाल जो है उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का हो चुका है। तो जैसा कि हमने आपको कहा, महबूबा मुफ्ती हमेशा जो है एजेंडा और प्रोपागेंडा के तहत बयान देती हैं, हमेशा एजेंडा और प्रोपागेंडा चलाती हैं, देश के खिलाफ बोलती हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, सारी चीज़ें करती रहती हैं। लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग आज घाटी में हैं, जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हुआ, जिस तरीके से लाल चौक में चीज़ें बदली, माहौल बदले, लोग वहाँ से बयान देते नजर आए, खुशी जो है उन्होंने कही कि किस तरीके से खुशी देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी अगर आप कहेंगे तो ये मामला देखने के लिए मिला। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी आज चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आज हियरिंग भी है। आर्टिकल 370 को लेकर आज ये मामला है और यही कारण है कि आज इसे लेकर बयानबाजी की जा रही है। कल उसे कुछ और कहा जाता था, आज जो है उन्होंने कुछ और कह दिया। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का काम जो है उनके द्वारा किया जाता है। सुनवाई है, वकील ने जो है 6ठे दिन सुनवाई चल रही है। वकील बोले हैं कि आज फैसला देश हित में सही माना तो कल दूसरी पारी में जो है चीज़ें बदल जाएगी। तो इसी वजह से पावर का दुरुपयोग, दो अलग बातें हैं। आर्टिकल 370 की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ टिप्पणियां की गई। अब उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, उम्मीद है कि इंसाफ उन्हें जरूर मिलेगा। तो केंद्र को लेकर, या यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से मामला आया, सारी चीजें हुई, उसके बाद इनकी बौखलाहट है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल किया गया था कि संसद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट लाकर राज्यों को 2 भाग में विभाजित कर 2 यूनियन टेरिटरी बना सकता है जब राज्य के राष्ट्रपति शासन लगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रू की अगुवाई वाले बेंच ने सीनियर एडवोकेट राजीव धवन के सामने सवाल भी उठाया था और धवन ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स जो है कॉन्फ्रेंस की ओर से पेश थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि संसद कानून बना सकता है, लेकिन आर्टिकल 3 और 4 में जो लिमिटेशन है उसके दायरे में ही बनाया जा सकता है। धवन ने यह भी कहा था कि अनिवार्य ये तक नहीं है कि नए राज्य इलाके में बदलाव करने से जो प्रेसिडेंटल मामले की राज्य विधानसभा में रेफर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी, क्योंकि निरस्त करने के खिलाफ दाखिल जो याचिका है उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि शक्ति का होना और उसके कथित दुरुपयोग बहुत 2 अलग बात है और दोनों अलग चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा था अगर प्रेसिडेंशियल रूल में खत्म किया जा सकता है तो उसका उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। संसद राज्य विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकता है, ये बातें भी कही गई थी। पावर का इस्तेमाल और दुरुपयोग 2 अलग बात है, ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस दौरान टिप्पणी की गई थी। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म की जो बात है कही थी और यहाँ पर भी ये बातें वो कहती नजर आई। अब बता दें आपको कि ये सारी चीजें जो है उन्होंने ये भी कहा था कि दलीलें भी दी थी अलग अलग तरीके के भारत संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर काफी कुछ जो है दलीलें दी गई थी। और इन दलीलों के बाद आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो फैसले हो रहे हैं वो देश हित में सही माना। कल दूसरी सत्ताधारी पार्टी भी फिर यही करेगी, फिर वो भी आएंगे, फिर वो भी चीज़ें चेंज कराने का प्रयास करेंगी और इसी तरीके से जो मामला है ये लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा। उन्होंने काफ़ी सारी जो है दलीलें दी, सारी चीज़ें कही। 10 अगस्त को जो अब ये मामला उस वक्त रजिस्टर हुआ था, 370 स्थायी था, ये कहना मुश्किल है, ये सारी बातें कही गई थी। उसके बाद 4 घंटे 40 मिनट में जो है सुनवाई, 9 अगस्त को भी ये मामला चला, उस दौरान भी बयानबाजी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो झटके इन्हें मिले, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया का दुरुपयोग, भ्रम ना हो, केंद्रीय शक्ति और प्रक्रिया के दुरुपयोग पर भ्रम ना हो, ये सारी बातें भी उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी। तो काफ़ी कुछ मामला कहा गया, लेकिन इसके बाद अब इनके द्वारा ये बयानबाजियाँ होनी शुरू हो चुकी है। चाहे उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, लगातार सरकार पर निशाना साधने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।